हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेन स्टडी। आज का जो हमारा वीडियो है वो लैंड रेवेन्यू पर है। लैंड रेवेन्यू को हम लोग एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करें तो जब से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ यानी राज्य का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक लैंड रेवेन्यू जो है ये राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत बना रहा, आज भी है। व्यवस्थाएं आई, साम्राज्य आए, डायनेस्टी आई, लेकिन लैंड रेवेन्यू ने अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखी। इवन ब्रिटिश इंडिया में भी जब हम देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए उसने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो लैंड रेवेन्यू के रिफॉर्म में लिया, यानी भूमि राजस्व के जो सुधार थे उसमें अपना इंटरफेरेंस किया। इवन किसानों का भी उसने इसके थ्रू क्या, काफी ज्यादा पीजेंट का उसने शोषण भी किया। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाय स्टेप। तो आज का हमारा जो वीडियो है पहले इसका 2 पार्ट में बनेगा। पहला ही पार्ट है जिसमें हम लोग एंशिएंट और मिडवल इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एंशिएंट टाइम के रेवेन्यू सिस्टम की, तो सबसे पहले वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो यह देखने को मिलता है कि जो राजा होता था, राजा को पहले लोग जो है अपनी जितनी भी उपज होती थी, जो उनका जो प्रोडक्शन होता था, उसका वो कुछ हिस्सा जो है निकाल करके एक उपहार के रूप में दे देते थे। वो स्वैच्छिक होता था, मतलब वॉलंटरी होता था, कोई कंपलसरी नहीं होता था। स्टार्टिंग फेज जो आपका जो है वैदिक फेज में देखते हैं हम लोग। वहीं अगर हम लोग जो है ये देखें कि ये वैदिक फेज में हम लोग देखें तो ये वॉलंटरी, इसको हम लोग भाग भी कहते थे। इसके बाद जब हम लोग जो है उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक में आते हैं तो ये जो है कंपलसरी हो जाता है, मतलब जो है इसको अनिवार्य बना दिया जाता है या जो है कंपलसरी बना दिया जाता है कि लोगों को अपनी उपज का कुछ पार्ट जो है राजा को या स्टेट को देना पड़ेगा। यही व्यवस्था जो है आगे कंटिन्यू रहती है। और अगर इसको मॉडर्न पीरियड में देखे जाकर के तो मॉडर्न पीरियड में एक इसका अमाउंट फिक्स कर दिया गया और इसको 1/6 यानी जो टोटल प्रोडक्शन था जो उसके क्रॉप का जो पीजेंट था उसका 1/6 जो है वो टैक्स के रूप में या एक रेवेन्यू के रूप में लिया जाने लगा। और इसको जो कलेक्ट करता था उसको बोलते थे समाहर्ता, उसका नाम समाहर्ता मिलता है। इवन यही व्यवस्था जो है कंटिन्यू होती है गुप्तास के टाइम पे भी, और 1/6 जो है यहाँ पे भी वही सेम अमाउंट बना रहता है। और यहाँ पर जो कलेक्ट करने वाला जो ऑफिसर होता था उसको शॉल्किक कहते थे। तो ये व्यवस्था जो है स्टार्टिंग फेज में मिलती है, यानी जो एंशिएंट एरा में मिलती है, इतनी ही जानकारी मिलती है। और अगर इसके बाद हम आगे चलते हैं मिडिल फेज में, तो मिडिल फेज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 एरा आते हैं, जिसमें एक हमारा दिल्ली सल्तनत काल और दूसरा जो है मुगल पीरियड। बाय स्टेप बात करते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत काल में तो यहाँ पे एक माइनर रिफॉर्म किया जाता है। थोड़ा जो अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू है उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो 1/6 था उसको यहाँ पे बढ़ा करके दिल्ली सल्तनत पीरियड में जो है 1/3 कर दिया गया, यानी जितना प्रोडक्शन हो रहा है पीजेंट का उस प्रोडक्शन का 1/3 जो है रेवेन्यू के रूप में स्टेट को देना पड़ेगा। ये व्यवस्था जो है दिल्ली सल्तनत पीरियड में आती है। इवन आगे चल के जब हम देखते हैं इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। तो उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म में उन्होंने क्या किया, उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म में इन्होंने इस जो प्रोडक्शन थी इसको इन्होंने हाफ कर दिया, यानी जो टोटल प्रोडक्शन जो पीजेंट कर रहा है उसका ये जो है हाफ जो है उसका हाफ जो है ये रेवेन्यू के रूप में लेंगे। यानी एक बहुत स्ट्रिक्ट टैक्स पॉलिसी इन्होंने अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए जाने भी जाते हैं और इसके लिए उन्होंने क्या किया, पूरी भूमि की क्या की, यानी जो जमीन थी उसकी पूरी नाप भी कराई। यानी जो नाप कराई उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रेवेन्यू उसका फिक्स किया। तो ये व्यवस्था जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय मिलती है। आगे चल करके फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक इसमें कुछ मतलब जो है लिबरल होते हैं, वो किसानों या पीजेंट के अनुकूल व्यवस्था लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन खिलजी देखते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट टैक्स पॉलिसी इनकी दिखती है कंपेरेटिव टू जो पीछे जो आपके जो राजा आते हैं, जो किंग आते हैं। आगे चल के अगर हम बात करें मुगल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म मिलते हैं, कई सारी जो है मेथड्स आते हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। अगर मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म किया है वो अकबर ने किया है।
तो यहाँ पर जो है मुगल काल में जो रेवेन्यू को जो है माल या माल वाजिब के नाम से जाना जाता है। ये एक फारसी वर्ड है जिसको माल कहते थे। माल का मतलब है यहाँ पे रेवेन्यू से। एक वर्ड और यूज होता है खराज, लेकिन इसका उपयोग जनरली नहीं किया जाता था। ज्यादा जो वर्ड यूज होता था उससे माल या माल वाजिब कहते थे। और यहाँ पर जो है टैक्स असेसमेंट के लिए दो प्रोसेस किए जाते थे, जिसे हम लोग जमा बोलते थे और दूसरा जो है हासिल बोलते थे। इसका मतलब क्या होता है? जमा का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है या जो उपज हो रही है उसका वो मैक्सिमम कितनी, मतलब इसका एक अनुमानित डेटा, यानी उसका आकलन किया जाता है अनुमानित कि इतना मैक्सिमम जो है रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सकता है। और जो हासिल होता था यानी एक्चुअल में कितना रेवेन्यू कलेक्शन होकर के आया। तो ये दो मेजरमेंट के पॉइंट थे। एक था कि कितना मैक्सिमम कलेक्ट किया जा सकता है और कितना कलेक्ट किया गया उसको हासिल कहते थे, और उसका अनुमानित डेटा होता था वो उसको हम लोग जमा कहते थे। तो ये व्यवस्था, और कई सारे मेथड भी मिलते हैं। अगर हम मेथड की बात करें तो गल्ला बख्शी, कनकूत, नस्क, जाब्ती और आईने देसाला, ये रेवेन्यू मॉडल या रेवेन्यू सिस्टम जो है ये आपके मुगल पीरियड में दिखाई देते हैं। सब पर बात करेंगे बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है गल्ला बख्शी की। तो गल्ला बख्शी जो है इसके बारे में आईने अकबरी में बताया गया है। आईने अकबरी में बताया गया कि गल्ला बख्शी को जो है 3 प्रोसेस से क्या कलेक्ट किया था। 3 प्रोसेस में जो है प्रचलित थे। सबसे पहला था जो है ये जो बार जो खलिहान होते थे उस वहां पर जब अनाज जब कट करके आता था, यानी जो उसी खलिहान या बार्न में ही क्या कर दिया था जो है डिवाइड कर दिया जाता था कि 1/3 जो है यानी जितना प्रोडक्शन हुआ उसी खलिहान में जाकर के जो ऑफिसर्स होते थे उसका 1/3 हिस्सा जो है वो रेवेन्यू के रूप में वहां से कलेक्ट कर लेते थे। एक प्रोसेस ये था। दूसरा प्रोसेस ये था कि जो खेत होते थे उन्हीं खेत को जो है 1/3 हिस्सा क्या है उसको डिवाइड कर दिया जाता था, और इसका जो प्रोडक्शन होगा यानी जितनी इसकी उपज होगी वो रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट कर ली जाएगी। बाकी इसको किसान अपने साथ क्या है पीजेंट अपने पास रख लेगा। यानी खेत को ही क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। 1/3 जो है वो रेवेन्यू के लिए चला जाएगा, उसमें जितनी प्रोडक्शन होगी, और बाकी जो है वो किसान रख लेगा। इसके अलावा एक तरीका और मिलता था कि जो खेत होते थे और उसको खेत काटने के बाद जो है फसल जब काटी जाती थी तो उसके गट्ठर बना लिए जाते थे, और उन गट्ठरों को भी क्या कर दिया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था कि 1/3 जो है वो रेवेन्यू के रूप में चला जाएगा और बाकी जो है वो पीजेंट रख लेगा। तो ये व्यवस्था जो है गल्ला बख्शी के रूप में दिखाई देती है। इसको गल्ला बटाई भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम सिस्टम देखें तो उसको बोलते हैं कनकूत। कनकूत यहाँ 2 वर्ड हैं, एक कन और दूसरा कूत। कन का मतलब होता है अनाज, इसका मतलब होता है अनाज, और कूत का मतलब होता है आकलन या किसी को मतलब किसी का क्या करना, अनुमान करना। तो यहाँ पर जो है होता ये था कि सबसे पहले कि इस व्यवस्था में जो खेत होता था, खेत को जो है और कदमों के द्वारा यानी बाई स्टेप या फिर जो है बाई मतलब जो है रस्सी या जो रोप होता था उसके थ्रू क्या होते थे, उसको पहले नापते थे। नापने के बाद जो है उसकी जो खेत की जो प्रोडक्टिविटी है यानी ये अनुमान लगाया जाता था कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर है कि मीडियम है कि लोअर है। इस बिहाव पर जो है उसका एक प्रोडक्शन का अनुमान लगाया जाता था, और उस जो उसका अनुमान है उस प्रोडक्शन का जो है लगभग 1/3 जो है लैंड रेवेन्यू के रूप में क्या है फिक्स कर दिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था मिलती है कनकूत में, और ये जो क्या होता था कि यहाँ पर बीघा यानी जो जमीन है जो पर बीघा होती थी उसके हिसाब से जो है यहाँ पर लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था, यानी पर बीघा यानी बीघा वाइज जो है लैंड रेवेन्यू यहाँ पर फिक्स किया जाता है। ये व्यवस्था मिलती है कनकूत, इसी को बोलते हैं कनकूत। इसके अलावा जो अगली व्यवस्था है उसको बोलते हैं नस्क। क्या बोलते हैं? नस्क। ये व्यवस्था जो है प्राय गुजरात और कश्मीर क्षेत्रों में दिखाई दी गई है। यहाँ पे क्या होता था कि जो किसान अपने खेत को जोतने के लिए या उसको करने के लिए जो है हल का यूज करते थे, प्लाऊ। तो वहां पर जो है हलों की गिनती के आधार पर, मतलब जो है कि जैसे अमूमन ये जो पूरा मतलब इसमें क्या होता था, एक ग्रुप वाइज जो यानी एक समूह का जो है
रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो एक गांव में कितने हल हैं, कितने उनकी संख्या को काउंट करके फिर वहाँ के क्षेत्र का लगान जो है निर्धारण किया जाता था, उसको फिक्स किया जाता था या उसको डिटरमाइन किया जाता था। तो ये जो है ये व्यवस्था गुजरात और कश्मीर क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जो बेस्ड ऑन प्लाऊ यानी हल की संख्या के आधार पर जो है जिसका निर्धारण या उसको डिटरमाइन किया जाता था। ये व्यवस्था नस्क कहलाती है। अब इसके बाद जो है जाब्ती की बात करते हैं। जाब्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो आगे चलकर जिसे अकबर ने भी अडॉप्ट किया था अच्छे से। तो इसका इसको शुरुआत करने वाला जो शासक था वो शेरशाह सूरवंश के शासक हैं, जिन्होंने इसको जो है स्टार्ट किया था। आगे चल करके इसको डेवलप और इसको विकास जो है इसका अकबर ने किया। तो अकबर ने सबसे पहले हम जो शेरशाह के समय की बात करें तो शेरशाह जो है अपने यहाँ की जो भूमि थी उनके समय के उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने। एक को उन्होंने पोलज बोला और एक को परौती। जो भूमि या जो लैंड थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पोलज एक परौती। जो पोलज भूमि होती थी वो एक्चुअली में जो ऐसी भूमि होती थी जिसमें प्रतिवर्ष यानी हमेशा जिसमें जो है बोया जा रहा है, जिसमें हमेशा क्रॉपिंग की जा रही है, उसे हम लोग जो है पोलज कहते थे। और जो कुछ समय के लिए कुछ साल के लिए अगर खाली छोड़ दिया जाए, इस पर क्रॉपिंग ना की जाए तो उसे हम लोग जो है परती कहते थे या इसी को परौती बोलते थे। तो ये लैंड के जो है वहाँ पे नेचर दिखते हैं। और साथ ही साथ एक टर्म और देखने को मिलता है रे का मतलब होता था कि येल्ड पर बीघा, यानी जो है जो प्रति बीघा हो रही जो उस खेत में जो उपज हो रही है उसको हम लोग रे कहते थे वहां के समय में। यानी जो पर बीघा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रे कहते थे। और उसी प्रोडक्टिविटी के आधार पर जो है बेटर, मीडियम और लोअर कैटेगरी के क्या है खेतों का डिवाइडेशन किया जाता था। और उसी के बेस पे जो है 1/3 जो उनका जो 1/3 होता था वो रेवेन्यू के रूप में क्या है वो फिक्स कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है एक रे टर्म मिलता है जो कि ये डिसाइड करता है कि उस खेत का रे कितना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस खेत का प्रति बीघा प्रोडक्शन कितना है, उस प्रति बीघा उसकी उपज कितनी है, इसी को हम लोग रे कहते हैं। तो इसी के आधार पर जो है उसका रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था और जो बेटर है, मीडियम है और लोअर है। तो ये व्यवस्था जो है ज़ाब्ती कहलाती है। और अगर इसको हम अकबर के समय में देखें तो अकबर ने क्या किया, इसी को असेसमेंट करने के लिए एक करोड़ी नामक जो है एक ऑफिसर को अपॉइंट किया। और करोड़ी क्या करते थे कि अपने क्षेत्र का जो है जितना भी वो बताते थे कि इस क्षेत्र में इतना प्रोडक्शन, मतलब ये हाई प्रोडक्शन वाला खेत है, ये लोअर प्रोडक्शन वाला खेत है और इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसको जांचने, इसको वैल्यूएबल करने के लिए करोड़ी नामक जो है इन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया। और साथ साथ जो है एक दस्तूर व्यवस्था भी लॉन्च की। दस्तूर क्या होता था कि जो है पर बीघा, यहाँ पर जो है ये भी क्या होता था कि पर बीघा पर क्रॉप, और उसका जो वैल्यू है वो नगद यानी जो कैश के रूप में जो है यहाँ पे डिसाइड होता था, उसको दस्तूर बोला जाता था। दस्तूर व्यवस्था में क्या था कि जो भी पर क्रॉप और पर बीघा उसकी जो कैश वैल्यू है इसी को हम जो है कहते थे दस्तूर। तो यहाँ पर इन्होंने जाब्ती जो सिस्टम अडॉप्ट किया, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि करोड़ी जो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसने सारे क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी की जो डेटा है वो स्टेट को उपलब्ध कराया। फिर उसके बिहाफ पे साथ साथ जो है एक दस्तूर भी, यानी पर बीघा पर क्रॉप उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है उसकी और कैश वैल्यू कितनी है, उसी को हमने दस्तूर के रूप में यहाँ पे। तो ये व्यवस्था जो है जाब्ती, और जाब्ती में जो है भूमि की नाप जो है यानी जो लैंड की जो मेजरमेंट है वो एसेंशियल था। तो ये व्यवस्था दिखती है आपके अकबर के टाइम ऑफ पीरियड में। आगे चल के यही जो डेटा निकल के आया, इसी पे जो है अकबर ने अपनी आईने दहिसाला की जो रेवेन्यू सिस्टम है वो उसी को डेवलप किया है। इसको डेवलप किया जो है आपका टोडरमल ने इसको इम्प्लीमेंट किया। टोडरमल जो है ये शेरशाह के ही जो है रेवेन्यू ऑफिसर थे, जो आगे चल करके फिर जो है यहाँ पे भी आए। तो इनका जो ये आईने दहिसाला है ये आपका 1580 में जो है इसका स्टार्ट हुआ यहाँ पे, जो कि अकबर के टाइम ऑफ पीरियड में हुआ। और इस आईने दहिसाला में क्या था, आईने दहिसाला में क्या किया गया, जो पूरी डायनेस्टी थी या जो पूरा एम्पायर था उसको 12 प्रोविंस में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया आईने दहिसाला में। यानी जो
करोड़ी थे जिन्होंने जो डेटा प्रोडक्शन का अवेलेबल कराया, उसके बिहाफ पे क्या किया कि पूरे जितने भी एम्पायर थे, पूरा एम्पायर को 12 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया प्रोडक्शन वाइज। फिर उसके बाद जो है लैंड का जो मेजरमेंट किया गया, यानी नाप की गई उसकी, और उसके बाद जो है उस पूरे 12 सूबों को क्या किया गया, उनकी जो प्रोडक्टिविटी यानी 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर का उनका प्रोडक्शन वैल्यू निकाली गई, और उस प्रोडक्शन वैल्यू यानी जो उपज का जो उत्पादकता थी उसके 10 वर्ष की उत्पादकता की को और उसकी जगह एवरेज प्रोडक्शन निकाला गया। एवरेज प्रोडक्शन निकाल करके उसका 1/3 जो है वो रेवेन्यू के लिए फिक्स कर दिया गया। इसको ऐसे समझें कि अगर किसी क्षेत्र की किसी खेत की 10 साल की जो उसका प्रोडक्शन है वो 100 है, तो यहाँ पर जो है जैसे 1000 है सपोज दैट, और यहाँ पर जो है उसकी 10 साल की अगर हम निकालेंगे तो इसकी जो है 100 इसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, और इसको हम 1/3 से क्या करेंगे, इसका 1 निकालेंगे तो लगभग आपका 33 आपका निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग जो है उसका जो रेवेन्यू फिक्स किया गया वो 33 फिक्स किया गया। तो यहाँ पर जो उसका जो टोटल जो 10 साल का प्रोडक्शन है उसका एवरेज निकाल करके उसका जो 1/3 हिस्सा होगा उस वही जो है रेवेन्यू के रूप में फिक्स किया जाएगा। ये व्यवस्था दिखाई देती है आईने देसाला में। तो ये व्यवस्था काफ़ी समय तक आगे कंटिन्यू भी रही और कई व्यवस्थाओं ने इसको अडॉप्ट भी किया। तो ये आज जो हमारा डिस्कशन रहा कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं एंशिएंट टाइप में रहीं, मिडिल फेज में रहीं, और कैसे उस समय के जो राज्य थे उन्होंने अपने सोर्स को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से मॉडल अडॉप्ट किए। आगे चल के हम लोग नेक्स्ट जो इसका पार्ट है जिसमें ब्रिटिश इंडिया में जो रेवेन्यू मॉडल लाए गए उन पे हम डिस्कशन करेंगे। कि आप इसको देखते रहिए, हम लोग इसी तरह के टॉपिक लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।